गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के यूट्यूब प्रसारण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस प्रश्न के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ जिक्र करेंगे, जिससे कि आपको आने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ आइडिया लग सके कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये है छोटे प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, साथ ही साथ रिक्त स्थानों में भी या एक शब्द में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न हैं। दूसरी ओर आपके हैं ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाले प्रश्न। तो शुरू करते हैं। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका उत्तर है 1815 में। आपको सीधा इतना ही याद करना है कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न है कावूर कौन था? तो इसका उत्तर है सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। ये प्रश्न आपसे उल्टा ही पूछा जा सकता है कि सार्डिनिया और पीडमांट का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कह सकते हैं ये कावूर था। उसके बाद में आता है कि दो संगठन है, आप देखिए, एक का नाम है यंग इटली और दूसरे का नाम है यंग यूरोप। प्रश्न ये है कि इन दोनों की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ज्यूसेपी मेर्ची ने इनकी स्थापना की है। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ? तो नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ है 1804 में हुआ है। अगला प्रश्न है जोल वेरेंट शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 1834 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में है कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति के द्वारा मानी जाती है? तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति है, जिसके द्वारा कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति शुरू की मानी जाती है, और ये हुई थी 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका उत्तर है 1832 में मिली। और उसी के साथ में एक जुड़ा और प्रश्न है कि कौन सी संधि के द्वारा ये मिली है? तो संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया संधि। अगला प्रश्न है कि लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? तो इसका उत्तर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये जर्मनी के थे जिन्होंने कि लौह व रक्त की नीति अपनाई जर्मनी के एकीकरण में। अगला प्रश्न है जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये एकीकरण के बाद की बात है और ये हुई है 1871 में। उसके बाद में प्रश्न आता है कि गैरीबाल्डी कौन था? तो गैरीबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट है बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो ये प्रूसिया का चांसलर था। और इस कड़ी में अपना अंतिम प्रश्न है जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो इसको माना गया है बहादुरी या वीरता का प्रतीक। ये जो भी आपने प्रश्न पढ़े सारे के सारे वन वर्ड वाले हैं, या एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस के काम में आने वाले प्रश्न हैं, जो कि इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब राइट साइड में आते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये सारे निबंधात्मक प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है वो है कि जर्मनी का एकीकरण किसमें की प्रक्रिया क्या है? तो 3-4 प्रश्न आपके सामने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है जर्मनी का एकीकरण, दूसरा इटली का एकीकरण, और तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और इसी के अंत में एक दिया है जोल वेरेंट संघ की क्या क्या विशेषताएं थी। ये 4 प्रश्न इसमें चैप्टर में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर याद करना है तो इनके कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं हमने। इन पॉइंट्स की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी का जो एकीकरण है, इसमें मुख्यतः 3 पॉइंट आपको याद करने हैं कि पहला है जोल वेरेंट की स्थापना, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संसद, और तीसरा बिस्मार्क का योगदान। यदि ये 3 बिंदु अपने को याद हो गए तो इन तीनों बिंदुओं की सहायता से इसको आप एक्सप्लेन करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम दोबारा से शुरू करते हैं एक बार इसको कि जर्मनी के एकीकरण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी। तो पहला बिंदु है जोल वेरेंट की स्थापना। तो आप लिख सकते हैं कि 1834 में जर्मनी में एक जोल वेरेंट संघ की स्थापना की, और ये एक शुल्क संघ था क्योंकि जर्मनी के अंदर शुल्क की दरें अलग अलग थी और इन सबको एक करके इसके द्वारा समस्या का समाधान किया गया।
इसी में दूसरा जो आप पंक्ति लिख सकते हैं वो अवरोध, अर्थात इसके अभाव में जर्मनी में व्यापार में बहुत सारी अवरोध की समस्याएं थी, जिसके कारण की शुल्क की स्थापना की गई है। और इसी में तीसरा जो पंक्ति आप लिख सकते हैं वो है कि जर्मनी में बहुत सारी मुद्राओं का प्रचलन था। इन मुद्राओं को घटा करके केवल 2 ही मुद्रा रखी गई, और इन तीनों कारणों के फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का खूब जबरदस्त प्रचार और प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फ्रैंकफर्ट की संसद। तो इसमें है कि 18 मई 1848 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी संसद बुलाई गई थी। इसमें 831 सदस्य थे, और इस संसद का बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जर्मनी में नए संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। और इस संसद की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो प्रशा के सम्राट थे फ्रेडरिक विलियम फोर्ड। तीसरा है इसके अंदर बिस्मार्क का योगदान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। तो हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाहों की सहायता ली, और इसकी सहायता से जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को एक करने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास के लिए उसने जो नीति अपनाई उसका नाम दिया है लौह व रक्त नीति। इस नीति के द्वारा उसने जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक करने का प्रयास किया गया। और इसी के फलस्वरूप जो सबसे पहला कार्य किया उन्होंने कि 1864 में जो डेनमार्क था, डेनमार्क को जर्मनी में मिला लिया या अपने अधीन कर लिया। और इसी चरण में नेक्स्ट में है 1866 में ऑस्ट्रिया को, और 1870 में फ्रांस को, और अंत में 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया है। ये तो हो गया जर्मनी का एकीकरण। इसके पश्चात हम आते हैं कि इटली का एकीकरण, इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी है, कौन कौन से चरण है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें फिर 104 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि मैथ्सनी का योगदान क्या रहा है, फिर काबूर का योगदान क्या रहा है, और नेक्स्ट है गैरीबाल्डी, और अंत में विक्टर इमैनुअल सेकंड। इन सब का अलग अलग योगदान इटली के एकीकरण में रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैथ्सनी इन्होंने क्या किया है। तो मैथ्सनी आप जैसा अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 1831 में इन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, और इसके 2 साल बाद में 1833 में यंग यूरोप संगठन की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ। लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी, जिससे लोगों को ये लगा कि इटली को पूरा एकीकृत किया जाए। उसके बाद में आता है काबूर का योगदान। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि काबूर इटली का बड़ा क्रांतिकारी नेता था, और ये प्रधानमंत्री था पीडमांट व सार्डिनिया गणराज्य का। इन्होंने 1859 में फ्रांस से सहायता कर ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया, पहला कार्य ये किया इन्होंने। उसके बाद में लोम्बार्डी, परमा, मोडेना तथा टस्कनी विलय इटली में कर दिया। ये इनका योगदान इस प्रकार से है। नेक्स्ट आते हैं गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी एक बड़ा स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी नेता था इटली का, और इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के फलस्वरूप इन्होंने 1860 में सिसिली व नेपल्स का अपने प्रयासों के द्वारा इटली में एकीकरण कर दिया गया, और विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद में चौथा आता है विक्टर इमैनुअल सेकंड। इन्होंने क्या किया है, इनका योगदान है कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा की सहायता 1866 में की, तथा वेनेशिया का इटली में विलय करवा लिया गया। और इसी प्रकार से 1870 में इन्होंने रोम पर अधिकार कर लिया, और रोम पर अधिकार होने के साथ ही इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। ये 2 प्रश्न हो गए, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। अब तीसरा प्रश्न आता है कि नेपोलियन संहिता की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो नेपोलियन संहिता की मुख्य 5-6 विशेषताएं जो आपके सामने है। पहली ये है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त हो गए। जो भी उसमें राजा महाराजा थे उन सबके जो विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म और वंश के आधार पर, तो नेपोलियन ने इनको समाप्त कर दिया है। अगला है कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ये इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि जो भी वहाँ कानून है, कानून के समक्ष सभी लोगों के समानता का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा है यातायात व संचार में सुधार करने का कार्य किया है। चौथा है एक समान कानून व्यवस्था व माप तोल की प्रणाली की शुरुआत की गई। पांचवा है एक राष्ट्रीय मुद्रा का
प्रचलन किया गया और अंत में जो सामंती व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा किसानों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। अंत में जो प्रश्न है अंतिम है उसका नाम है जोल्वेराइन संघ की विशेषताएं क्या क्या थी। जैसा कि अपन ने पीछे पढ़ा है कि जोल्वेराइन एक शुल्क संघ है और इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन से अपन देख लेते हैं। पहला है कि जोल्वेराइन एक शुल्क संघ है। दूसरा है 1834 में इसकी स्थापना की गई है। तीसरा है आर्थिक अवरोध को समाप्त करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। चौथा है मुद्रा 30 से घटाकर 2 करना, क्योंकि उस समय जो मुद्राओं की संख्या थी जर्मनी में वो 30 थी और 30 को घटा करके केवल 2 ही मुद्रा रखी गई है। और अंत में जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना जोल्वेराइन शुल्क संघ का एक ऑब्जेक्टिव था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा है कि हमारे इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दिए, एक कैटेगरी में छोटे प्रश्न है और एक में लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। ये हमने बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर में रखते हुए इस सीरीज की शुरुआत की है और आने वाले सीरीज में अगला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ये चैप्टर के जो प्रश्न आपको बताए गए हैं अच्छे लगे तो उनको आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।